सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टार लॉर्ड फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। मुश्किलों के दौर में हर कोई बहाने की चादर ओढ़ लेता है, पर जो हारी हुई बाजी को पलट दे वही असली शेर होता है। तो अगर आप लोग एक तरीके से अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप लोग उस प्रॉब्लम को पलटकर अपने अंगूठे के नीचे लेकर आ जाएं, तो ही आप लोग वास्तव में असली शेर हैं। पर लेकिन अगर उस प्रॉब्लम के नीचे आप लोग दब जाएं, तो फिर इसका मतलब क्या है? बकरी है। ठीक है, बकरी का मतलब, इसका मतलब यहां नहीं कि बकरी बेकार है, इसका मतलब ये कि कमजोरी का निशानी है। क्योंकि बकरी को आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरीके से एक हमेशा कंट्रोल में रहती है। ठीक है, कि हाँ यहां पे बांध दिया, उसके आगे ये खाने के लिए डाल दिया, दूध निकाल दिया, ये सारी चीजें। पर लेकिन अगर देखो शेर को, तो शेर के सामने कोई टिक नहीं पाता है। तो किस कैटेगरी में जिंदगी जीना पसंद करेगो, किस करोगे? एक छोटी सी जिंदगी है यार, उसको शानदार तरीके से जीकर जाओ। काटना तो लोग दुनिया काट रही है, पर लेकिन अगर जीकर इसको देखोगे ढंग से, तो रियलिटी में आप लोग इसका मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड कर पाओगे। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर ये है गल्फ ऑफ सुएज। जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। और नया सप्ताह है तो नए जोश के साथ में स्टार्ट किया करो यार, ताकि पूरा सप्ताह जो है फुल जोश में आप लोगों का बीते। और जोश इतना हाई होना चाहिए कि एनर्जी जो है वो शरीर में से बाहर निकलती हुई नजर आए। और गर्मी जो एक तरीके से होने के, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सर्दी बहुत लग रही है, सर्दी में भी गर्मी फील हो जानी चाहिए, इस तरीके का मूवमेंट बनना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि फुल जोश के साथ में करो जो भी काम आप लोगों को करना है। जो भी मॉर्निंग में उठ रहे हैं उनको सैल्यूट, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है। जो उठ रहे हैं उनके लिए सैल्यूट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं पर नहीं उठ पा रहे हैं। तो लगे रहो मुन्ना भाई, एक दिन जरूर उठ जाओगे। आइए अब आज का आर्टिकल देखते हैं। काफी शानदार आर्टिकल रहने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है। तो जितना मजा मुझे पीपीटी बनाने में है, उतना ही मजा मैं पढ़ाने में भी लूंगा। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा आप लोग भी। जो भी क्वेश्चन पूछता हूं पार्टिसिपेट जरूर किया कीजिए उनमें। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छा लगता है, वरना ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सब सो रहे हैं और मैं ही बस यहां पर गाए जा रहा हूं गाना अपना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एग्रीकल्चर क्राइसिस के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। तो जानेंगे इसके बारे में क्या क्या कंडीशन चल रही है। और जो प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर का, ये आज पहला प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि पहली बार यहां पर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। पहले भी कंट्री में कई जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले। ये हमारी कंट्री में जो नर्सेज होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं। जब भी आप लोग भी अगर कभी हॉस्पिटल में गए हो किसी को मिलने, या फिर खुद भी अगर कोई कंडीशन बनी हो, तो काफी इंपोर्टेंट रोल उनका रहता है। पर लेकिन क्या रियलिटी में हम लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं जिस तरीके का उनका रोल रहता है? तो उसी के बारे में बात की जा रही है। क्या सिस्टम होना चाहिए नर्सेज का, उनकी एक तरीके से आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो कई सारे पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात करें। ये मेनली एलएसी के बारे में, और ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी डैम बनाने जा रहे हैं उनके बारे में है। तो दोनों आर्टिकल को कंबाइन कर हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी क्या हुआ कि फेसबुक के ऊपर अभी यहां पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कंपटीशन को किल करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं कि एक तरीके से अगर सामने वाला लगता है कि कंपटीशन ज्यादा दे रहा है तो उसको खरीद लीजिए, ताकि सामने वाले का कंपटीशन खत्म हो जाए। तो इस तरीके से फेसबुक काम करता है। तो ये सही तरीका नहीं है। तो क्या सही है क्या गलत है, सारी बातें जानेंगे। काफी डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। आज के डेट में जैसे सर्दी बढ़ती है, पोल्यूशन बढ़ता है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। क्या इंडिया ने कुछ स्टेप उठाए सुधारने के लिए? जी हां उठाए। और इसी के साथ में यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ से भी कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। और खासकर आप लोगों को पता है जैसे सर्दी आती है तो पोल्यूशन की जो एक तरीके से मात्रा है वो बढ़ जाती है काफी लार्ज स्केल पर। और खासकर वो लोग जो खासकर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या फिर जिनको सांस से रिलेटेड बीमारी है, तो वो सारे के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और कोविड-19 में और ज्यादा यहां पर एक तरीके से बढ़ावा देता है अगर पोल्यूशन इस लेवल पर होता है। तो कई सारी बातें यहां पर हम लोग जानेंगे। ये आर्टिकल आता है ये आर्टिकल आता है मंडे को। अगर जो भी एडिटर को लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, हमारे लिए इंपोर्टेंट ये नहीं होता है। कार्टून यहां पर देखेंगे और यहां पर डेटा पॉइंट है जो अभी प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं डीजल पेट्रोल के, उसके बारे में बात की जा रही है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिन्होंने सुना है कि रिंग ऑफ फायर क्या होती है? रिंग ऑफ फायर ये कहां पर है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिंग ऑफ फायर के बारे में। तो रिंग ऑफ फायर उस एरिया को बोला जाता है जहां पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। और ये कहां पर है? ये है अपनी प्यारी कंट्री। और यहां से अगर आप लोग देखेगा तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पैसिफिक प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट के अंदर आप लोगों को रिंग ऑफ फायर नजर आता है। इधर होगी यहां पर यूरेशियन यानी कि यूरोप और एशिया की प्लेट, जिसमें यूरोप और एशिया की कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई यहां पर। तो ये जो पैसिफिक ओशन वाला रीजन है, यहां पर आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर ये जो भूकंप आते हैं, तो उसी के नाम पर इसका नाम रिंग ऑफ फायर आप लोगों के, ये रिंग ऑफ फायर इसको बुलाता है नॉर्मली। और इसी के साथ में यहां पर बहुत लार्ज स्केल पर वोल्केनो देखने को
मिलते हैं, यानी कि वोल्केनो भी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं। और वोल्केनो जब फटता है तो इसका मतलब ये होता है कि कई बार यहां पर आप लोगों को अर्थक्वेक भी देखने को मिलते हैं। तो ज्यादातर तो ये वोल्केनो आप लोगों को जो एक्टिव वोल्केनो काफी ज्यादा नजर आएंगे, ज्वालामुखी जिसको आप लोग बोलते हैं। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से इंडिया के अंदर बोलूं कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहां पर आते हैं, तो ये जोन में डिवाइडेड है, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन 5। जोन 5 का मतलब है यानी कि जहां ज्यादा रेड है वो ज्यादातर यहां पर भूकंप आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ये वाला रीजन हो गया, इधर ये वाला हो गया और इधर नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया। यानी कि जो भी आप लोग देखिए ये हमारी कंट्री में जो हिमालयन वाला रीजन है, इस वाले रीजन की बात आप लोग कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा प्रोन एरिया है अर्थक्वेक आने के। तो सोचिए अगर यहां पर कोई रिवर अगर बहती हुई जा रही है और उसके ऊपर हम लोग बांध बना देते हैं और वो जो बांध है वहां पर कोई भूकंप आता है और वो बांध टूट जाता है, तो क्या होगा? उससे ये होगा कि जो उसके नीचे अगर डाउन स्ट्रीम में जो भी यहां पर कंट्री होगी या राज्य होगा उसको बहाकर ले जाएगा। ये इतना ह्यूज पानी इसके अंदर रहता है, सब कुछ वॉश आउट कर देगा 1 मिनट के अंदर अंदर। तो इसी कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी यहां पर ये आर्टिकल है, पर लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्वेश्चन आप लोग यहां पर समझिए। कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो बोला गया शुड नॉट बी ए एक्सपेंस ऑफ द एनवायरमेंट, यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी, अगर आप लोग यानी कि कार्बन को अगर न्यूट्रल करना चाहते हैं, इसका कीमत एनवायरमेंट को नहीं चुकानी है। अगर ऐसा हुआ तो काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर आप लोगों को टिप्पणी करनी है, अपने हिसाब से चेंज कर लेके जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं शब्द अपने हिसाब से चेंज कर लेके जितना भी नंबर जितना भी वर्ड्स का पूछा जाता है। अगर स्टेट पीसीएस में आप लोग देखते हैं नॉर्मली 100 वर्ड्स या फिर 150 वर्ड्स के पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से कन्वर्ट कर ले कीजिए। अगर यूपीएससी के लिए तो ये, और या फिर आप लोग एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उसके एज ए निमित्त के तौर पर भी ले सकते हैं। तो समझते हैं आर्टिकल में क्या बात की जा रही है। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि हिमालयन वाले रीजन में 2 कंट्री है, एक इंडिया और एक चाइना। ये काफी लार्ज स्केल पर एक दूसरे से कंपटीशन में लगी हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इनको लेकर आने हैं। पर लेकिन ये जो आइडिया है ये काफी खतरनाक है, इससे काफी सारा नुकसान यहां पर हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके से हवा में बातें बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है। अगर नेपाल के अंदर आप लोग जाकर देखोगे तो काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था जब 2015 में नेपाल के अंदर भूकंप यानी कि अर्थक्वेक आया था। तो समझते हैं आखिर क्यों है न्यूज में और क्या मुद्दा बना हुआ है न्यूज में। यहां पर इसलिए क्योंकि हमारा पड़ोसी देश लंगोटिया यार, एक बदतमीज इंसान जिसको आप लोग बोल सकते हैं, जो नहीं चाहता है कि खुद भी शांति में रहे और दूसरे भी शांति में रहे, उसका नाम है चाइना। चाइना के द्वारा यहां पर अभी यारलंग ज़ेंगपो रिवर, अभी बताऊंगा कहां पर है। तो यहां पर ये है यहां पर मिडोग जो कंट्री, खास मिडोग कंट्री जो है यहां पर, ये कहां पर है? तिब्बत के अंदर, यानी कि जो ये पर्टिकुलर एरिया है मिडोग काउंटी, ठीक है? तो ये मिडोग काउंटी करके एरिया यहां पर एक तरीके से यारलंग ज़ेंगपो वाला जो रीजन है रिवर का, उस पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात की गई और बोला गया कि जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है चाइना के अंदर, उसका भी लगभग 3 से 4 गुना ये बड़ा बनने वाला है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इंपैक्ट इसका हो सकता है यहां पर। तो इनके द्वारा बोला गया कि ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पर बोला गया 300 बिलियन किलोवाट के करीब इलेक्ट्रिसिटी एनुअली जनरेट करेगा। तो यहां पर आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए किस रिवर के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर ये है यारलंग ज़ेंगपो, तिब्बत के अंदर इसको यारलंग ज़ेंगपो और या फिर सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रिवर है जब आगे चलकर एंट्री करती है हमारी कंट्री में तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से हम लोग जानते हैं। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्मपुत्रा अकेली ही रिवर यहां पर पूरा ही एंट्री करती है, कई सारी और भी रिवर है, जैसे लोहित यहां पर है, इसी के साथ में यहां पर यह है सुबनसरी रिवर, तो कई सारी और भी रिवर इसके अंदर एंट्री करती हैं। तो इसके चलते यहां पर ये पूरा पैटर्न आके चलता है। जब ये जाकर बांग्लादेश में घुसती है तो इसको जमुना बोलते हैं, और फिर जब यह जाकर गंगा से मिल जाती है जो कि पद्मा बोला जाता है, गंगा आती है यहां पर पद्मा के नाम से, और दोनों मिलकर मेघना बना लेते हैं। तो आगे चलकर ये गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है? तो यहां तक का जो इसका सफर है, आप लोग सोचिए जो सफर मैंने आप लोगों को बताया, अगर यहां पर एक बहुत बड़ा कोई डैम बना दिया जाए तिब्बत वाले रीजन में, तो क्या यहां पर जो पानी है वो इतना आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और कल को इंडिया और चाइना के बीच में अगर कोई झड़प होती है और ये सारा पानी यहां से छोड़ दे तो हमारी कंट्री का ये वाला रीजन है बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर ये आ सकता है। तो इसके चलते चाइना बहुत बड़ा डैम यहां पर बना रहा है, तो इंडिया भी यहां पर कुछ ऐसी कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा डैम बनाया जाए, अगर चाइना का पानी जो आता है वो कल को छोड़ देता है तो उसको हम लोग रोक सकें और यहां पर हमारी कंट्री में, हमारे लोकल एरिया में उसका कोई नुकसान देखने को न मिले। तो दोनों कंपटीशन में लगे हुए हैं इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए। चाइना का तो यह मानना है कि वो कार्बन एमिशन जो है, जो कार्बन उत्सर्जन है, उसके पीक पर होगा यहां पर 2030 में, इसको यहां पर ये कम करने की कोशिश करेगा। पर लेकिन 2060 तक का ये इसको बिल्कुल न्यूट्रल, यानी कि एक तरीके से जितना कार्बन एमिट कर रहा है उतना ही कंज्यूम करेगा, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रल होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलाकर एक तरीके से न्यूट्रल कर दो, वो वाली कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर जो मिडोक कंट्री है, यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया है, इसमें बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो हमारी कंट्री का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वो सेफ नहीं रहेगा अगर चाइना यहां पर ऐसी हरकतें करता है। तो कल को हमारे इस एरिया में
काफी लार्ज स्केल पर बाढ़ आ सकती है अगर चाइना पानी छोड़ देता है। तो कहां पर ये मिलता है रीजन, ये मिलता है अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, और इसी रिवर के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो हमारे लोगों की सेफ्टी जो है वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी बोला कि वो भी काफी बड़ा डैम बनाएगा ताकि सिचुएशन को रोका जा सके। अगर मैं आप लोगों से बात करूं आज की डेट में ये रीजन जहां पर इतने बड़े बड़े बांध बनाने की बात की जा रही है इंडिया और चाइना के द्वारा, तो ये वो एरिया है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया, यानी कि यहां पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर कल को यहां पर भूकंप आता है और ये डैम जो है इनमें दरारें पड़ती हैं, डैम टूटता है, तो ये समझिए कितने सारे लोगों को जान एक तरीके से गंवानी पड़ सकती है। पर लेकिन इस बात को यहां पर काउंट नहीं किया जा रहा है। ये जो एरिया है ये जियोलॉजिकली अनस्टेबल एरिया है। तो चाइना और इंडिया को दोनों को मिलकर समझना चाहिए कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं अगर यहां पर कोई मैसिव अर्थक्वेक आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थक्वेक यहां पर आते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां पर अर्थक्वेक आने रहे, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है जहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। पास्ट 20 ईयर यानी कि 20 साल में जो चाइना और इंडिया है उन्होंने एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करके कई सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए हैं, यहां पर कई सारे डैम यानी कि बांध बनाए हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। और ये जो बांध है यहां पर ये इकोलॉजिकली फर्जाइल यानी कि एक तरीके से काफी ज्यादा नाजुक एरिया है अगर परिस्थिति के रूप से हम लोग इनको देखें, और इसी के साथ में भूकंप दृष्टि से भी काफी वनरेबल एरिया है यहां पर ये। तो इस तरीके से यहां पर इस एरिया में डैम बनाना ये एक तरीके से यह है कि एक तरीके से बारूद के ढेर पर अपने आप को ले जाकर बैठाना। तो ये कंडीशन नजर आ रही है अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। अगर बात करें आज की डेट में हमारी कंट्री में भी अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर 600 मेगावाट का हमारी कंट्री में यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलता है किमिंग प्रोजेक्ट, जो कि यहां पर टेंगा रिवर के ऊपर है, ठीक है। इसी के साथ में 2000 मेगावाट का यहां पर ये सुबनसिरी रिवर है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि ये रिवर कहां पर है, ठीक है। तो टेंगा रिवर हो गया और यहां पर सुबनसिरी रिवर हो गया यहां पर ये। तो इस तरीके से इनके बारे में याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आगे बात करूं यहां पर रिसेंटली अभी अगर आप लोग देखेंगे यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट इनके द्वारा कर लिए गए। लगभग 55 में से 11 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चाइना कंप्लीट कर चुका है तिब्बत वाले रीजन में। तो इसके चलते ये इसको क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा देख रहे हैं, क्योंकि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं, इरिगेशन का काम यहां पर ये करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो जो इकोनॉमिक पोटेंशियल इनका काउंट किया जाता है, पर लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि यहां पर भूकंप आने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। तो अगर कल को कोई एक खतरनाक भूकंप आता है तो यहां पर बहुत सारे लोगों को कितना ज्यादा नुकसान होगा, इसको एस्टिमेशन न रखते हुए बस अपना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को ये एस्टिमेट कर रहे हैं, और वो भी ज्यादा एस्टिमेशन लगा लेते हैं जितना होता है उससे कहीं ज्यादा। तो ये गलत तरीका है बिल्कुल इस तरीके से सिचुएशन को देखने का। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा यार कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है, उसके हिसाब से आप लोगों को चीजें लेकर चलनी पड़ेगी। हाई सिस्मिक जो जोन है यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में, इसी के साथ में हाई पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन भी है, यानी कि जितना ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं उतने ही ज्यादा यहां पर लोग भी रहते हैं। तो अगर इस तरीके से जो यहां पर लोग रहते हैं अगर उनकी जान के बारे में आप लोग नहीं सोच रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग ये सोचिए कि उनको आप लोग मौत के ढेर में बैठा रहे हैं। लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, कई बार पत्थर फिसलते हुए नजर आते हैं, ग्लेशियर लेक जो है वो आउटबर्स्ट हो जाती है, कई बार फ्लड आ जाती है उनकी वजह से, जब यहां पर एक तरीके से नहीं था कि बर्फ फिसलता हुआ नजर आता है। तो ये खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। 15% जो ग्रेट जो अर्थक्वेक है खासकर 20th सेंचुरी में वो इसी एरिया में आए, और जो कि 8 से भी ज्यादा मैग्नीट्यूड के थे, यानी कि इस एरिया में अर्थक्वेक जो है बहुत ज्यादा आते रहते हैं। ये एक ऐसा एरिया है तो इसको इग्नोर करना ये सही बात यहां पर नहीं होगी। 1950 में अगर बात करें तो काफी खतरनाक एक यहां पर अर्थक्वेक आया मैकमोहन वाले एरिया में, जिसमें 8.6 मैग्नीट्यूड ये यहां पर इसका देखने को मिला, और इसने त्रासदी बहुत लार्ज स्केल पर तहस नहस किया खासकर तिब्बत और आसाम वाले रीजन में। तो जब हम लोग को पता है यार पास्ट में ये गलतियां हो चुकी हैं तो क्या फ्यूचर में भी ये गलती करते रहना सही होगा? तो अर्थक्वेक ने हजारों आदमियों को मार दिया। देखिए इंसान ना गलती एक बार करे अगर उसको फिर रिपीट कर रहा है तो फिर एक तरीके से वो अपनी बेवकूफी एक तरीके से सामने दिखा रहा है, जब उसको पता है कि कंडीशन क्या बनी हुई है। और खासकर जो डाउन स्ट्रीम में जो लोग रहते हैं उनको तो बहाकर ले जाएंगे अगर कोई ऐसा यहां पर बांध टूटता है तो। और पास्ट में भी इस पर्टिकुलर रीजन में तिब्बत में अगर बात करें, इसी के साथ में ईस्ट पाकिस्तान म्यांमार, तो यहां पर बहुत लार्ज स्केल के भूकंप देखने को मिले। और ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो यार, अभी का उदाहरण लेते हैं ना। चलो यहां पर 2015 में जो यहां पर गोरखा अर्थक्वेक यानी कि जो नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया 7.8 मैग्नीट्यूड का था, और उस अर्थक्वेक ने क्या किया, उस अर्थक्वेक ने सारी जो बिल्डिंग थी यहां पर धराशायी करके रख दी नेपाल के अंदर। बिल्डिंग तो धराशायी हुई, इसी के साथ में नेपाल के अंदर लगभग 20% जो इसके हाइड्रो प्रोजेक्ट थे, यानी कि एक तरीके से जो यहां पर डैम वगैरह थे उनको भी काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रिसिटी जो कैपेसिटी थी, यानी कि जो बिजली बनाने की जो इनकी क्षमता थी वो काफी कम हुई यहां पर, और लगभग 200 मिलियन का यहां पर डैमेज हुआ।
तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक होता है अगर इस तरीके की सिचुएशन हम लोग इसको काउंट करके न चले तो। फ्यूचर की अगर आप लोग बात करते हैं यहां पर अर्थक्वेक के बारे में, तो एक तरीके से वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है यहां पर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो यहां पर डैम की है, यानी कि एक तो कितना ज्यादा पानी आएगा और कितनी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि कितने लंबे समय तक ये चलने वाला है डैम, वो कम हो जाता है जब आप लोग बात करते हैं ऐसे एरिया में अगर आप लोग काम करते हैं जहां पर भूकंप आ जाते हैं। यानी कि एक तो ऐसे एरिया में आप लोग घर बना रहे हैं जाकर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर, जहां बिल्कुल शांत एरिया है, कोई भूकंप वगैरह नहीं आता है, आराम से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। एक ऐसे एरिया में आप लोग जाकर घर बना रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे घर बना रहे हैं, खासकर जहां पर भूकंप आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि वो सही एक तरीके से आप लोगों का एक इन्वेस्टमेंट होगा एक इस तरीके के एरिया में घर बनाना। ये बिल्कुल ऐसे आप लोग डैम के बारे में बात कर सकते हैं, बांध के बारे में बात कर सकते हैं, वहां पर कितने सारा नुकसान हो सकता है। और खासकर इस एरिया में काफी लार्ज स्केल पर जो डिफोरेस्टेशन, पेड़ भी काफी लार्ज स्केल पर काटे जा रहे हैं, कई सारी रोड बनाई जा रही है, सड़कें आप लोगों ने देखा होगा पत्थरों को तोड़ तोड़कर सुरंग बनाकर टनल बनाए जा रहे हैं, सड़क बनाई जा रही है। तो ये एक तरीके से इंसान अपनी मौत को बुलावा दे रहा है इस तरीके की हरकतें कर कर। इंसान को समझना चाहिए कि जहां पर खासकर अर्थक्वेक वाला जोन है, इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरिया है, तो वहां पर कम से कम आप लोग इन हरकतों को न करें, तो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, डैम बनाने की जो इनकी पावर है वो बढ़ती जा रही है एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करते करते। कंपटीशन अगर सही दिशा में हो तो अच्छा होता है, अगर कंपटीशन खतरनाक है और नेगेटिव दिशा में चल जाए तो उतना ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन इंडिया और चाइना के बीच में आप लोग को अभी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में देखने को मिली, वहां पर भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इनके द्वारा क्रिएट किए गए और ये वाले एरिया में भी भूकंप आने के चांसेस आप लोग यहां पर देखें काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं। तो आप लोग यहां पर ये समझ सकते हैं कि आज की डेट में इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट करने के लिए बस आगे बढ़े जा रहे हैं। रियलिटी में ना तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा जा रहा है, किस तरीके से वहां पर क्या एरिया बन सकता है, किस तरीके से लोगों की जान जा सकती है, वो सारी बातें ये खासकर दो एशिया की ऐसी कंट्री जिनको पावरफुल कंट्री माना जाता है, अगर वो भी नहीं सोचेगी तो कैसे काम चलेगा। यहां पर अगर बात करें यहां पर नेचर यहां पर बात की जा रही है, महाराज के पंडित जो हिमालयन रीजन में इकोलॉजिस्ट हैं, जो कि समझते हैं हिमालयन रीजन को काफी अच्छे से, उन्होंने बोला कि पेड़ कटना काफी बढ़ चुका है और जो एक तरीके से लैंड यूज भी चेंज हो चुका है। पहले जो धरती थी उसको अलग तरीके से यूज किया जाता था, आज के दिन में तो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम पहले भी देखने को मिल चुकी है। केदारनाथ मूवी आप लोगों ने देखी होगी, कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। ये सिचुएशन आज के दिन में हर एक एरिया में देखने को मिलती है। खासकर अगर बात करूं वेस्टर्न घाट में, हमारी कंट्री के एरिया के आसपास वाले रीजन में अगर आप लोग जाएंगे तो उसमें भी आप लोग कंडीशन कुछ ऐसी देखने को मिलती है। जो ये वेस्टर्न घाट हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी कई बार केरला वाले रीजन में आप लोगों ने बातें सुनी होगी कि यहाँ पर तमिलनाडु वाले रीजन में भी ईस्टर्न घाट में कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड होती है। अगर बात करें मुंबई में काफी ज्यादा रेन हो जाती है। तो ये सारा पैटर्न जो चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये इंसान जो हरकतें कर रहे हैं ना, उनकी वजह से सारा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अपर हिमालयन रीजन में अगर इसको आप लोग देखते हैं तो ये इस तरीके से इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है कि यहां पर होना चाहिए ताकि इसको रिजर्व किया जा सके नेचर को और यहां पे ज्यादा हरकतें न देखने को मिले। हिमालयन जो रिवर है उसके लिए कमीशन बनाना, उसके प्रॉपर एक तरीके से कमीशन को लेकर चलना चाहिए। यानी कि बोला जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि एक तरीके से हिमालयन रिवर कमीशन इन्वॉल्व करे सारे जो भी यहां पर एक तरीके से एरिया है, हेड वाटर और डाउन स्ट्रीम जो कंट्री है, ताकि इनको चीजों को सुधारा जा सके। और यहां पर अनसस्टेनेबल है डैम बनाना इस तरीके से, और वो भी कॉम्पिटिशन में आके तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग जो जिसको रूप ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है हिमालयन वाले रीजन को, तो ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता है अगर यहां पर ऐसे आप लोग डैम बनाते हैं। तो डैम बनाना गलत बात नहीं है, पर लेकिन कहां बना रहे हो वो तो देखिए यार, ये सही तरीका यहां पर नहीं होगा। तो कार्बन न्यूट्रलिटी के चक्कर में आप लोग एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और ये सही तरीका यहां पर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है, और भी कई सारी जो चीजें आप लोगों ने आज तक सुनी है, पढ़ी है, समझी है, उनको भी इंक्लूड करिए कीजिए आंसर में। ये बिल्कुल नहीं है कि जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं आंसर उसी का आप लोगों को लिखना है, क्योंकि कोई भी कंप्लीट एक आर्टिकल पूरा आंसर नहीं हो सकता। आप लोगों को आंसर में और भी एडिशन पॉइंट जो कि आप लोगों ने पढ़े हैं, एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी है, कोई स्टैंडर्ड किताबें पढ़ी है, कुछ मेरे से सुना है, कुछ खुद पढ़ा इधर उधर, तो एक कंबाइंड कंप्लीट आंसर होना चाहिए। और इसका अच्छा तरीका यह भी है कि दूसरों के आंसर पढ़िए, उससे आप लोगों को काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आंख नाक कान खोले रखिए। ऐसा नहीं कि अपना आंसर पोस्ट किया और उसके बाद में बल्ले बल्ले, नहीं, ऐसा नहीं करना है। दूसरे के आंसर ही पढ़िए, उसको रिव्यू दीजिए, उससे बोलिए कि यार मुझे भी रिव्यू दो, मैंने कहां गलत किया है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके चलिए। फेसबुक पर भी लिख सकते हैं आंसर और टेलीग्राम पर भी लिख सकते हैं, लिंक सारे वीडियो के नीचे है, जाकर एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। अगर एयर पोल्यूशन के बारे में बात करूं तो आप लोग क्या लगता है, एयर पोल्यूशन जो है हमारी कंट्री में उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप उठाए जा रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल स्टेप उठाए जा रहे हैं, पर लेकिन उतनी दुरुस्तता से नहीं जितने स्टेप उठाने चाहिए। यहाँ पर जब चीजें ऐसी होती है ना कि सर पे आ गई हैं, तब यहाँ पर काम स्टार्ट करना है। बिल्कुल ऐसे मोटापा इतना बढ़ गया है कि यार चलो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, एक तरीके से ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इस तरीके से सिगरेट बीड़ी वगैरह पीना नहीं छोड़ा ना, अब वरना कब्र में पहुंच जाएंगे यार, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो तब जाकर यहाँ पर सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जब जो है यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर इफेक्ट डलना स्टार्ट हो जाता है, तब चीजों को चेंज करने की कोशिश की जाती है। तो कितने हद तक ये सही है, तो उसके बारे में समझना पड़ेगा। एयर पोल्यूशन जो है वो काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करके रखता है, खासकर ये जच्चा बच्चा, जो खासकर बुजुर्ग लोग हैं, ये खासकर बीमार लोग हैं, उनके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डालता है। या फिर जो नई एक तरीके से बच्चे पैदा हुए छोटे छोटे अभी, उनके ऊपर, क्योंकि वो इतने ज्यादा ताकतवर उनके जो है लंग्स वगैरह नहीं होते हैं कि वो इन सब सिचुएशन को झेल सकें, जो यहां पर अभी देखने को मिलती है। तो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है अगर बात करें आज के दिन में नापने के लिए कि पोल्यूशन किस लेवल पर पहुंच रहा है। 250 के करीब यहां पर हमारी कंट्री में मॉनिटरिंग स्टेशन आप लोगों को नजर आएंगे, जहां पर इसको नापा जाता है। इसी के साथ में यहां पर एयर पोल्यूशन का जो चैलेंज है वो कहीं ना कहीं हम लोग अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और बढ़ भी रहा है, पर लेकिन इफेक्ट जो हमारे होने चाहिए, जहां पर एफर्ट जो होने चाहिए इसको लेकर, वो सही तरीके से नहीं है। कई सारे एफर्ट वैसे लगाए भी गए हैं, कई सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, पर लेकिन वो तभी होता है जब पोल्यूशन होता है। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि एग्जाम पास में आ गया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर एग्जाम दूर है पढ़ना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि पूरी साल आप लोग बैठकर प्रॉपर वे में स्टडी करिए तभी चीजें सुधर पाएंगी। तो कैंपेन चलाए जाते हैं एयर पोल्यूशन को लेकर, जब भी सर्दी आती है उसके बाद भी फिर भूल जाते हैं। और इसी के साथ में हेल्थ का इंपैक्ट और इन्वायरमेंट इंपैक्ट जो है वो भी हम लोग को अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। आज की डेट में अगर हम लोग यहां पर इसको देखते हैं इस तरीके से कि आज के डेट में जो पॉलिसी है और जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, वो हम लोगों ने ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं किया है, काम किया है, पर लेकिन वो काम इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि आप लोग बोल सको कि हाँ बहुत अच्छा काम किया है। तो ये चीजें हैं जो कि सुधरनी पड़ेगी। एयर पोल्यूशन इंक्रीज हुआ है काफी लार्ज स्केल पर 2020-21 में, ठीक है। हालांकि कोविड-19 के टाइम पर काफी नीचे भी लो पहुंच गया था, पर फिलहाल जो है ये कई बार बढ़ता हुआ भी नजर आता है। बात करें तो इसके लिए हम लोगों ने बजट भी बढ़ाया काफी अच्छे लेवल पर, यहां इसको टैकल किया जा सके 2018-19 के कंपेयर में। यानी कि एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है और बजट भी इंक्रीज हो रहा है, पर लेकिन कितना उसको यूज किया जा रहा है वो देखने वाली बात है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैब्लिश किया गया एनसीआर वाले रीजन में, जो नेशनल कैपिटल रीजन है, उस एरिया की बात की जा रही है। अभी एक काफी अच्छा स्टेप लिया गया कि जो बीएस, जो यहां पर बीएस की फुल फॉर्म आप लोग बताइए तो जरा, बीएस 4 से लेकर बीएस 6 पर हम लोग पहुंच गए, यानी कि 5 को गायब कर दिया। यानी कि इतना यहां पर अच्छा स्टेप उठाया गया ये कि अगर आप लोग 5 पे चलेंगे तो पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ेगा। सीधा 6 पर चलते हैं ताकि व्हीकल भी ऐसे बनाया जा सके, कुछ ऐसा ऑयल ला जा सके जिससे कि जो पोल्यूशन कम हो। तो कई सारे स्टेप यहां पर उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी यहां पर हमारी कंट्री में है, जो एयर पोल्यूशन को कम करने का काफी ज्यादा बात करिए, खासकर इंडोर यानी कि घरों में। क्या है ये? घरों में पहले चूल्हों में गोबर के उपले या फिर लकड़ियों से खाना बनाया जाता था। आज की डेट में क्या यूज किया जा रहा है? सिलेंडर यूज किए जा रहे हैं मैक्सिमम लोगों के पास में, ठीक है। आप लोग बताइए कि आप लोग आज के डेट में सिलेंडर यूज कर रहे हैं अपने घर में, या फिर आज भी गोबर के उपले या फिर लकड़ियां यूज की जा रही है। खासकर गांव में आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसा सिस्टम बनाया था जहां पर दूध गर्म किया जाता है, एक ऐसा सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा। उसमें तो कम से कम यहां पर आप लोगों को नजर आएगा जब हंडी वगैरह रखी जाती है, ठीक है, उसमें तो कम से कम गोबर के उपले डाले जाते हैं। इस तरीके से आप लोग कंडीशन समझ सकते हैं कि काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो इससे जो काफी हेल्थ को इंपैक्ट पड़ता है, जो खासकर हमारी मम्मियां होती हैं, फिर जो भी घर में जो पर्सन ये काम करते हैं, तो इसके चलते यहां पर जो गैस सिलेंडर है वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, इसको यूज करने की बात की गई, तो इससे भी काफी पॉल्यूशन कम हुआ। अगर बात करें मेजर इंपैक्ट जो है यहाँ पर, इसी तरीके से अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो डिलीवरी है एक तरीके से मेजर इंपैक्ट देखें लॉन्ग टर्म अगर आप लोग लेकर चलते हैं तो इंडिया को नीड है इनोवेशन की, और क्लीन एयर इमीडिएटली इनका फ्यूचर में टारगेट भी होना चाहिए। और खासकर जैसे पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने जाते हैं ना, तो कैंपेन उनको चलाने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कि हाँ हमारा टारगेट है कि इंप्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हमारा टारगेट है कि हम लोग पॉल्यूशन को कम करेंगे, हमारा टारगेट है कि हेल्थ सेक्टर में ये काम करेंगे। तो ये भी एक काउंटेबल यहां पर चीज होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कई बार चिल्लाने लगते हैं कि किसान जो है पुआल जला रहे हैं, किसान जो है यहां पर काफी घास फूस जला रहे हैं, इसकी वजह से दिल्ली वाले रीजन में काफी लार्ज स्केल पर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। पर लेकिन अभी रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के अंदर है यहां पर ये, ठीक है, तो इसके द्वारा अभी एक गोलियां बनाई गई हैं कि यानी कि गोली खाओ और एक तरीके से पोल्यूशन कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बायोडिकम्पोजर है यहां पर ये क्या होता है, पानी में मिलाकर इसको अगर कोई घास फूस है उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो माना जाता है कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ये जो है खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है बिल्कुल गल जाएगा, रेजिड्यू जो है यहां पर ये। तो इसको आप लोग अच्छे से, ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन खेतों में इसको यूज किया जा सकता है एक तरीके से जो खाद होती है, ठीक है, और नेचुरल खाद होगी, सबसे अच्छी बात ये है यहां पर ये। तो ये एक अच्छा तरीका है। वैसे अगर पड़ा रहेगा तो 2 से 3 महीने लगेंगे, और अगर ये छिड़काव कर इसको यूज किया जाए तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर यहां पर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। पर लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, किसान नॉर्मली क्या करते हैं, आग लगा देते हैं और छोड़ देते हैं और पूरे उसमें राख बन जाती है जरा सी देर में।
वो मिट्टी को भी खराब करता है और इसी के साथ में केंचुए हैं मान लीजिए उस मिट्टी में, उनको मारेगा, ठीक है, उसकी उर्वरक शक्ति जो है वो खत्म करेगा मिट्टी की, तो ये उर्वरक शक्ति बढ़ाएगा। पर लेकिन कितना इफेक्टिवली इसको यूज करा जाएगा उससे पता चलेगा आने वाले टाइम में। देखिए आप लोगों ने बात सुनी होगी कई बार की जो नर्सेज होती हैं, नेक्स्ट आर्टिकल में जो बातें बोली जा रही है वो नर्स के बारे में आर्टिकल है। नर्सेज जो होती है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है हॉस्पिटल में। अगर नर्स न हो तो क्या कंडीशन हो जाए आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सहायक मानी जाती है डॉक्टर के लिए। पर लेकिन आज की डेट में अगर कंडीशन देखें, क्या इनके अंदर इतना मोटिवेशन है नर्स के अंदर कि हाँ एक तरीके से करियर अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कई सारी चीजें देखने को मिलती है। तो कोविड-19 में काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, क्या इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है उस तरीके से जैसे होना चाहिए। तो कई सारी बातें फोकस की जा रही है। कई सारी बातों में एक तो पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग नर्सिस की देखने को मिलती है जो काफी बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है। दूसरा यहां पर इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नर्स का देखने को मिलते हैं। साउथ इंडिया में नर्स बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी और नॉर्थ इंडिया में उतनी ज्यादा नर्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी कि जो प्रैक्टिस है उसका भी कोई स्टैंडर्ड देखने को नहीं मिलता है अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो। एक तरीके से समझ सकते हैं कि नर्स की हालत हमारी कंट्री में खस्ता है। पर लेकिन 2020 को अभी बोला गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ, याद रखिएगा 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ का टाइटल दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये नर्स को डेडिकेटेड किया गया ये ईयर। अब यार आप लोगों ने डेडिकेट कर ही दिया है तो कम से कम इसके ऊपर काम करिए। तो नर्सेज और मिडवाइफ को यहाँ पर जो सेंट्रल जो एक तरीके से सेंट्रल टू द अचीवमेंट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो भी इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अच्छा आप लोगों से पूछेगी 1 लाख अगर पॉपुलेशन है, ठीक है, 1 लाख पॉपुलेशन, सॉरी 1 लाख नहीं, हाँ चलिए 1 लाख पॉपुलेशन पर ही आप लोग बताइए 1 लाख अगर पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में तो उस पे कितने डॉक्टर यहां पर होने चाहिए। 1 लाख पॉपुलेशन पे WHO के हिसाब से कितने डॉक्टर होने चाहिए ये आप लोगों को बताना है। तो WHO के हिसाब से जो ये डेटा यहां पर होना चाहिए, नॉर्मली अगर देखें यहां पर बोला जाता है कि 1 लाख अगर यहां पर पॉपुलेशन की आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो 1 लाख पॉपुलेशन पे कम से कम 100 डॉक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि पर 1000 पॉपुलेशन पे कम से कम 1 डॉक्टर आना चाहिए, ठीक है। तो पर 1000 एक पॉपुलेशन पे 1 डॉक्टर आएगा तो तभी जाकर यहां पर ये आंकड़ा पूरा हो पाएगा। यानी कि अगर हमारी कंट्री में बात करिए तो ये आंकड़ा जो है वो यहां पर एक तरीके से वो अप टू द मार्क देखने को नहीं मिलता है। और जिस तरीके से डॉक्टर की संख्या यहां पर कम आप लोगों को नजर आएगी उसी तरीके से हमारी कंट्री में जो नर्स है वर्कफोर्स 2/3 जो यहां पर आज के में देखने को मिलेगी हेल्थ सेक्टर में नर्सिंग जो वर्कफोर्स है। बोला जाता है कि अगर बात करें रेशियो जो है ये पर 1000 पे 1.7 नर्सेज आप लोगों को नजर आती है, ठीक है। ये 43% लेस है, यानी कि 43 क्या पूरा लगभग 50% ही बोलती है। यानी कि जहां 2 नर्स होनी चाहिए वहां 1 नर्स है, जहां 50 नर्स होनी चाहिए वहां 25 नर्स है, जहां 100 नर्स होनी चाहिए वहां 50 नर्स है। ऐसा मोटा तौर पर आप लोग बोल सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को द्वारा बोला जाए तो यहां पर 2.4 मिलियन नर्स की रिक्वायरमेंट है अगर सही तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलना चाहते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है, कई सारे स्ट्रक्चरल चैलेंज निकल जाते हैं, पुअर क्वालिटी ट्रेनिंग देखने को मिलती है और नॉन स्टैंडर्डाइज जो प्रैक्टिस देखने को मिलती है। इसकी वजह से नर्सिस जो है वो हमारी सोसाइटी में अप टू द मार्क आप लोगों को नजर नहीं आएगी। और खासकर अगर बात करें आज के दिन में आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया में तो कई सारे तरीके से चैलेंज भी है और पोटेंशियल सॉल्यूशन भी है इसके। तो अगर बात करें यहां पर जैसे कि कई जगह अगर हमारी कंट्री में नर्सिंग एजुकेशन के बारे में बात करें तो यहां पर सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम जो है यहां पर ये क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल जो नर्सिंग राउंड है तो 91% जो है यहां पर ये या तो प्राइवेट में है या फिर वीकली रेगुलेटेड एरिया में आप लोग को नजर आएंगे। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा नर्सिस ट्रेनिंग ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। मैक्सिमम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो इस एरिया में काम कर रहे हैं और वो पुअरली रेगुलेटेड है, यानी कि ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो है वो काफी लो लेवल की रहती है और रेगुलेशन ढंग से नहीं है, तो इसलिए बस काम चलाओ काम यहां पर देखने को मिलता है। इसी के चलते यहां पर सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होना चाहिए, कॉमन एंट्रेंस आप लोग ले सकते हैं, नेशनल लाइसेंस के तौर पर आप लोग यहां पर प्रैक्टिस प्रॉपर करा सकते हैं। इसी के साथ में लिंक कर सकते हैं इसको नर्सिंग एजुकेशन दो, ताकि अच्छे लेवल पर यहां पर जो नर्सिंग एजुकेशन है उसको लेकर चला जा सके। ट्रांसपेरेंट यहां पर एक्रेडिटेशन होना चाहिए, बेंचमार्क प्रॉपर होना चाहिए, रैंकिंग देनी चाहिए इंस्टीट्यूशन की, ताकि क्वालिटी ऑफ नर्सेज को हम लोग अपनी कंट्री में इंप्रूव कर सकें। तो इस तरीके से अगर आप लोग चलिएगा तो सिचुएशन जो है वो काफी अच्छी यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब यार ये है सीधा सीधा कि आज की डेट में अगर नर्स अच्छे से नहीं होंगी डॉक्टरों के पास में तो फिर कैसे अच्छे से हम लोग अच्छी हेल्थ सर्विस हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये वाली बातें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। टोटल जो नर्सेज है हमारी कंट्री में उसका लगभग 62% जो नर्स है वो साउथ इंडिया में है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में नर्सिंग जो वाला सेक्टर है इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है। इसी के साथ में अगर बात करिए कॉलेज और स्कूल में आप लोगों को यहाँ पर 86 और 80% के करीब देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एरिया में नर्सेज आप लोगों को नजर नहीं आएंगे, ज्यादा काफी कम है। इसी के साथ में डिप्लोमा होल्डर ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलते हैं पब्लिक और प्राइवेट वाले एरिया में।
तो लैक ऑफ जॉब, जो यहां पर डिफरेंशिएशन बिटवीन डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सबको एक ही तरीका नॉर्मली देखने को मिलता है ना, तो कोई प्रायोरिटी रहती है ना कोई एक तरीके से पे में ज्यादा या प्रमोशन में ज्यादा है, यानी किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने डिग्री ले रखी है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, सबको एक ही तराजू में तोला जाता है अगर जब नर्सेज की बात आती है। अगर कोई वेल क्वालिफाइड रिकॉग्नाइज अगर कोई नर्स होती है तो या तो वो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं पढ़ाती हुई नजर आएंगी, ठीक है, या फिर ये तो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रही हैं, या फिर बाहर निकल जाती हैं दूसरी कंट्री में, जो कि काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हमारी कंट्री को छोड़कर बाहर निकल जाती हैं। तो इसके चलते क्योंकि उनको यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है, अपने टैलेंट उनको लगता है यहां पर वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो नर्स की एक तरीके से जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है, उसको ढंग से लेकर नहीं चला जा रहा है हमारी कंट्री में, क्योंकि कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर क्या करना है इस चीज का, ये समझिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, तो यहां पर डॉक्टर जो है उनके बारे में बात की जाती है, पर लेकिन नर्सेज के बारे में बात नहीं की जाती है, तो ये भी गलत है। अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 के बारे में बात करें तो उसको अमेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर बात करें जो क्लियर नॉर्म्स है सर्विस और प्रैक्टिस के, यहां पर एक तरह फिक्स करना चाहिए पेशेंट का रेशियो क्या है नर्स के लिए, स्टाफिंग नॉर्म्स क्या है, इसी के साथ में सैलरी क्या है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपर पैटर्न में होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी एरिया में काम करने के लिए जा रहा है तो उसे फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी कुछ तो दिखनी चाहिए कि आगे क्या, अब यहां से आगे क्या, तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और इसी के साथ में स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो है उनको यहां पर मिलकर काम करना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक वे में, ताकि जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में नर्सिस की उसको सुधारा जा सके एक सही डायरेक्शन में। ये साल जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर कोविड-19 के चलते भी, और अब की बार यहां पर जो फोकस दिया जा रहा है, अगर हम लोग इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे तो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप भी यहां पर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिलकर काम करें, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करें, तभी जो चीजें हैं वो सुधरती हुई नजर आएंगी। तो एक अच्छा आर्टिकल था यहां पर जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर ये फेसबुक के बारे में बात कर रहे हैं, फेसबुक की मोनोपोली करना चाह रहा है फेसबुक एक्चुअली अपनी, तो उसके बारे में यहां पर ये आर्टिकल है। ये बोला गया कि फेसबुक के द्वारा अभी रिसेंटली यहां पर फेसबुक के ऊपर आरोप लगाए गए हैं फेडरल ट्रेड कमीशन एफटीसी के द्वारा। एफटीसी जो है यहां पर ये बोल रहा है कि फेसबुक जो है यहां पर वो क्या कर रहा है, अगर उसको लगता है कि सामने वाला उसको कोई कंपटीशन दे रहा है तो वो उसको खरीद लेता है। तो इसी के चलते यहां पर लगभग 48 राज्य जो हैं, और इसी के साथ में यहां पर जो यहां पर फेडरल ट्रेड जो कमीशन है इनके द्वारा एक मुकदमा दायर किया है यहां पर फेसबुक के खिलाफ कि यहां पर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं और ये गलत तरीका है, अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग के बारे में ये बोला जा रहा है कि मार्क जुकरबर्ग क्या करते हैं, अगर उनको लगता है कि वो किसी के साथ में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे तो उनको खरीद लेते हैं। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो थे इनको लग रहा था कि वो काफी ज्यादा आगे निकल जाएंगे, तो उसी के चलते इन्होंने क्या किया, उन दोनों को खरीद लिया। तो इसके चलते मार्केट में कंपटीशन खत्म हो गया और उनको ढंग से यूटिलाइज भी नहीं किया जा रहा है। उनकी जो पावर है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की, उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, फेसबुक को ही आगे लेकर चल रहे हैं ये, वरना उनके अंदर भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको लेकर आगे चला जा सकता है। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहां पर इसी के साथ में देखने को मिला है, गूगल के साथ में भी एक कंडीशन नजर आई थी। फेसबुक जो है यहां पर उसके खिलाफ जो लॉ सूट निकल कर आया, एक तो मोनोपोली यहां पर क्रिएट करने की बात करें, एक कंपटीशन को किल कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, एक तरीके से कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं। फोटो शेयरिंग ऐप व्हाट्सएप और मैसेजिंग ऐप, ये यहां फोटो शेयरिंग ऐप जो है इंस्टाग्राम और मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप, इसके बारे में बात की जा रही है। तो 2012 में इसके द्वारा 1 बिलियन की डील की गई फेसबुक के द्वारा, तो इसने यहां पर इंस्टाग्राम को खरीद लिया। 2014 में इसके द्वारा 19 बिलियन की डील की गई, व्हाट्सएप को खरीद लिया, क्योंकि इसको लग रहा था कि इतने लार्ज स्केल पर लोग यूज करें कि मैं कहीं अस्तित्व मेरा यहां पर नहीं रहेगा। अगर इसी के बारे में आगे हम लोग बात करें, इसके द्वारा कई सारी हरकतें ऐसी की गई कि अगर कोई कंपटीशन में है तो उसको हटा दो वहां से। जैसे कि मान लीजिए आज के दिन में कोई वीडियो में फेसबुक के ऊपर ले जाकर डालता हूं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई वीडियो अगर फेसबुक के ऊपर मैंने डाली है डायरेक्ट, तो उसके ऊपर लाइक जो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा नजर आएंगे और काफी ज्यादा शेयर नजर आते हैं। पर लेकिन अगर यूट्यूब का लिंक डालता हूं ले जाकर फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर ना तो ज्यादा लाइक दिखेंगे ना ही ज्यादा शेयर दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि वो उसको प्रमोट नहीं करता है। जो भी शेयर करते हैं आप लोग उसको शेयर करते हैं, वरना ज्यादा लोगों को ये दिखाता नहीं है। तो आप लोगों को जो शेयर करना होता है वो वहां पर लोगों तक पहुंचाना होता है। पर लेकिन अगर ये आप लोगों को दिखे ना, तो एक तो ये तरीका है, देखिए मान लीजिए आप लोग मेरे प्रोफाइल के साथ में अटैच हैं, एक तो ये पता है आप लोगों को यहां सर ने वहां पर अपनी वीडियो का लिंक पोस्ट कर दिया होगा, उसको शेयर कर देते हैं, तो आप लोग प्रोफाइल पर विजिट कर आप लोग उसको शेयर कर देंगे। चलिए समझ में आ गया। पर लेकिन अगर आप लोग प्रोफाइल पर विजिट नहीं करेंगे और आप लोग की प्रोफाइल के आगे पीछे कहीं ऊपर नीचे या फिर आप लोगों का जो होम पेज है उस पर कहीं भी मेरा जो ये पोस्ट है वो नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो जिनको पता है कि वीडियो का लिंक डाल दिया होगा वो तो शेयर कर देते हैं, पर लेकिन ऐसा अगर वैसे देखा जाए तो ये किसी को दिखाता नहीं है, एक तरीके से रोकने की कोशिश करता है। उस वीडियो की जो रीच है फेसबुक पर उसको ज्यादा अच्छे से सपोर्ट नहीं करता है। तो यहां पर ट्विटर जो वाइन थी, यहां पर ये शॉर्ट वीडियो का प्लेटफॉर्म ट्विटर के द्वारा बनाया गया, तो इसको यहां पर रोक दिया गया फेसबुक ने। फेसबुक का जो एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम
इंटरफेस है उसमें सीधा सीधा फंडा ये देखने को मिला कि इनके द्वारा इसको रोकने की कोशिश की गई ताकि यहां पर ये आगे न बढ़े और इसको इन्होंने डिसेबल कर दिया। और ऐसा नहीं, यहां पर 5 सर्किल और अदर ऐप जो है कई सारे ऐसे हैं जिसको यहां पर बढ़ने से फेसबुक अब तक रोकता हुआ आ रहा है, यानी कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। स्नैपचैट के बारे में बात की जाती है। स्नैपचैट को फेसबुक खरीद नहीं पाया तो मोस्ट सक्सेसफुल जो इनका एक फीचर था जो कि स्टोरी को इसने निकाल लिया और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में डाल दिया, तो स्नैपचैट की जो लोकप्रियता है वो यहां पर कम हो गई। इंस्टाग्राम के अंदर अगर आप लोग देखें, यहां पर ये लग रहा था बहुत ह्यूज कंपटीशन देने वाला है। फेसबुक पर भी लोग फोटो अपलोड करते थे, इंस्टाग्राम पर अपलोड करना स्टार्ट कर दिए, तो इसने एलिमिनेट कर दिया थ्रेड को इंस्टाग्राम को खरीद कर। तो ऐसी हरकतें कर रहा है और फिर उसको ढंग से यूटिलाइज भी नहीं कर रहा है। तो 2 एक्ट है जिनके खिलाफ यहां पर, इसके खिलाफ यहां पर अभी जो फेसबुक के खिलाफ यहां पर अभी जारी की गई है एक तरीके से लॉसूट, जिसमें इनके खिलाफ मुकदमा चला गया है। एक तो सरमन एक्ट है 1890 का और दूसरा यहां पर यह है क्लेटन, यह है 1914 एक्ट। इसमें यहां पर सेक्शन 2 और सेक्शन 7 सरमन एक्ट और क्लिंटन एक्ट यहां पर बोलते हैं कि एंटी कंपटीशन और मोनोपोली क्रिएट करने की अगर हरकतें करता है तो उसके खिलाफ केस जारी किया जा सकता है। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि व्हाट्सएप को और जो यहां पर जो इंस्टाग्राम है उसको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है फेसबुक के द्वारा, उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए आने वाले टाइम पे अगर यहां पर फेसबुक ये केस हार जाता है तो इसको ये बेचने पड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर। लेकिन फेसबुक क्या बोल रहा है इसके बारे में? फेसबुक यार ये बोल रहा है कि देखो सब चाहते हैं आप उसका बिजनेस बढ़े और कोई नहीं चाहता है कि अगर कोई ऐसा प्रॉपर में उसके पैरेलल में कोई ऐसा ऐप या कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि उसका रिप्लिका तैयार कर रही है, यानी कि जैसा उसका सिस्टम है ऐसा ही तैयार कर रहे हैं कि वो उससे आगे निकले। और ये तो एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री के अंदर कि अपने कंपटीशन को आप लोग खत्म करो, तो इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूं? तो गलत बात तो कुछ है नहीं आप। और जब मैंने इसको एक्वायर किया इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को, तो आप लोगों ने क्लियरेंस भी दिया था ना यहाँ पर, आप लोगों ने यहाँ पर ढंग से क्लियरेंस दिया इसको। ऐसा तो नहीं है मैंने इसको आप लोगों से छुपाकर खरीदा था। तो आज के डेट में बहुत सारे लोगों तक इसकी सर्विस पहुंच रही है, हम लोगों ने बेटर सर्विस प्रोवाइड करी है और हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। आप लोग खुद देख लीजिए तब से हम लोगों ने कितना ज्यादा चीजों को अपग्रेड किया है और आप लोगों ने रिव्यू कर इसको अप्रूवल दिया था। तो इसका मतलब आप लोग यहां पर इस तरीके से अगर बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग पूरा रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चलते हुए यहां तक आकर पहुंचे हैं। यार आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो हमको? और आप लोग बोल रहे हैं कंपटीशन खत्म कर रहे हैं, तो फिर ट्विटर है, आज के डेट में यूट्यूब है और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? और कंपटीशन के बारे में अगर बात करूं, यहां पर अपने कंपटीशन को जो खासकर रिप्लिका अगर डुप्लीकेट कोई तैयार करने की कोशिश करते हैं तो लिंक्डइन, द न्यूयॉर्क टाइम, यहां पर बात की जा रही है, पिंटरेस्ट, इसी के साथ में उबर, तो कई सारी ऐसी सिमिलर पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हर एक पर्सन ये चाहता है कि उसका कंपटीशन में कोई आकर सामने उसके नया बैठे और वो कंपटीशन को किल करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक तरीके से ओपन मार्केट का स्टैंडर्ड है, इसमें हमारे ऊपर क्यों आप लोग इस तरीके से बरस रहे हैं? पर लेकिन कंडीशन जो है वो अभी देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। अभी सिचुएशन यहां पर ये आने वाले टाइम में अगर फेसबुक ये केस हार जाता है तो ट्विटर नहीं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है फेसबुक के हाथ से फिसल सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूं कल, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था, क्वेश्चन के आंसर भी दीजिएगा और पीडीएफ भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल की मैंने प्रोवाइड करा दी थी। ठीक है, तो इसके बारे में ये है कंप्लीट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये हमारे किसान भाइयों बहनों के बारे में है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। एग्रीकल्चर में क्राइसिस देखने को मिल रहा है। एक टाइम पर जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी तो एग्रीकल्चर हमारी जीडीपी में 50% से ऊपर रोल प्ले करता था। अब जो यहाँ पर सबमिट कर ये आ गया है, ये 14, 15, 16% के करीब आप लोग को देखने को अब मिल रहा है यहाँ पर। ये इसके चलते 50% से ज्यादा आज के में जनता फिर भी इसके ऊपर डिपेंड है। तो यानी कि एक ऐसा सेक्टर जहां पर 50% से ज्यादा लोग उसके साथ में अटैच हैं, हमारी जीडीपी ओनली 14 से 15% उसका रोल हो रहा है। तो क्या कोई ना कोई तो गलती है कि हम लोग किस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल काफी लंबे समय से यहां पर जो स्टैंड ऑफ चल रहा है किसानों के बीच में और जो गवर्नमेंट के बीच में, तो ये गलत तरीका है। सबसे पहली बात तो ये, अगर ये लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं मॉर्निंग में, मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए 4 बजे लेक्चर स्टार्ट किया, क्यों किया? ताकि आप लोग मॉर्निंग में उठ सकें। अगर आप लोग मॉर्निंग में 4 बजे उठकर लेक्चर नहीं देख रहे हैं, ये उनके लिए जो उठना चाहते हैं, भाई कई सारे ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, कई सारे ऐसे हैं जो बीमार हैं, कई सारे और अपने किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं। जो रियलिटी में उठना चाहते थे, जो मुझे बहुत दिनों से पुश कर रहे थे सर मॉर्निंग में लेक्चर लेकर आओ, तो अगर मॉर्निंग में आप लोग नहीं उठ रहे हैं और फिर भी उस लेक्चर को आप लोग पूरे दिन में आकर बाद में देख रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं रह गया उसको मॉर्निंग में लेक्चर को लाने का। इसी तरीके से अगर किसानों के लिए आप लोग ये बिल लेकर आ रहे हैं और किसान ही इससे गुस्सा है, तो फिर क्या मतलब इसका? फिर हटा दो। तो इसका मतलब मॉर्निंग का लेक्चर बंद कर दो। अगर मॉर्निंग में कोई नहीं उठ रहा है, मैं भी आराम से लेक्चर लेकर आता हूं, कोई दिक्कत तो उसमें है नहीं है। जब लेट ही देखना आप लोगों, तो जब किसानों को यहां पर ये बिल लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि ये किसान ही से खुश नहीं, तो क्या मतलब है? उसको आप लोग हटा दीजिए। तो यही बात आप लोग इसको कंपेयर कर देख सकते हैं। तो यहां पर दिल्ली बॉर्डर पर जो इतने सारे किसान हमारे पहुंचे हुए हैं और वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो एक तो यहां पर जो रजिस्ट्रेशन प्राइवेट ट्रेडर के बारे में बात करें और दूसरा यहां पर जो टैक्स की बात की जा रही है, जो खासकर आउटसाइड जो यहां पर एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिनको मंडी बोलते हैं,
तो ये जो टैक्स है उस पे लगाने की बात करें, यानी कि जो अगर आप लोग ट्रेड एरिया बनाते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाए जैसे मंडी पर लगता है, वरना मंडियां खत्म हो जाएंगी और मंडियों में इनको यहां पर कॉन्फिडेंस रहता है, मंडियों में सामान अपना बेचते हैं ले जाकर। तो गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट बोला गया कि भैया ठीक है हम लोग अमेंडमेंट करते हैं, पर लेकिन किसान एक और चाहते हैं, यहां पर किसान को एश्योरेंस चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिलता रहेगा। ये क्या होता है, अगर आप लोग खेतों में से अपनी फसल काट कर लेकर आते हैं तो किसान जो है उनको वो कोई फसल उनकी खरीदे, ऐसा नहीं कि उन्होंने खेतों में उगा तो ली और उसको कोई खरीद नहीं रहा है तो उनको उनकी लागत भी नहीं मिल रही है, तो ये गलत तरीका है इस तरीके से। तो कंप्लीट विड्रॉल एक तरीके से तीनों एक्ट का यहां पर किसान चाहते हैं। एमएसपी में ये गारंटी चाहते हैं कि एमएसपी यहां पर होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि पहली बार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा तमिलनाडु के किसान लगभग 100 दिन तक दिल्ली में बैठ कर गए थे। महाराष्ट्र के किसान जो है यहां पर इनके किसान लॉन्ग मार्च इनके द्वारा निकाला गया था, काफी लार्ज स्केल पर। आप लोगों को याद होगा पिक्चरें भी मैंने दिखाई थी उस टाइम पर, कितनी लंबी कतार थी यहां पर, जो कि यहां पर कोशिश कर रहे थे महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर जाने के लिए उस टाइम पर। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ कंटिन्यूअसली कई बार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में बात करें मध्य प्रदेश में पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की जान चली गई थी। पंजाब, हरियाणा के जो किसान यहां पर जो ये एक्टिविटी अभी कर रहे हैं, पूरा देश अलग अलग राज्य के जो लोग हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अगर गड़बड़ नहीं होती तो इतने सारी जनता यहां पर निकल कर नहीं आती। अगर उनको डर है उस चीज का तो आप लोग उनका एश्योरेंस क्यों नहीं दे रहे हो? अगर जब उन्हीं के लिए आप लोग ये सारी चीजें लेकर आ रहे हो तो आप लोग उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रहे हो? तो आज की डेट में अगर बात करें, एक तरीके से एग्रीकल्चर इनकम खत्म होती जा रही है, वेज रुक गई है यहां पर, इससे ज्यादा बढ़ नहीं रही है। इसी के साथ में स्टेट का जो सपोर्ट एग्रीकल्चर को वो भी विड्रॉ हो रहा है, क्योंकि सेंटर यहां पर इंटरफेयर काफी लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? जो स्टेट लिस्ट के अंदर जाते हैं, अगर बात करें संविधान में हमारे कंट्री में 7वें शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के अंदर है एग्रीकल्चर, तो सेंटर वाला क्यों इसमें इतना ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है? जो 3 लॉ यहां पर लेकर आए गए हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर, तो ये सारी चीजें जो है यहां पर अभी करंट प्रोटेस्ट इनकी वजह से हो रहा है। तो यहां पर एक तरीके से डीरेगुलेट किया जाए, एक तरीके से यहां पर अगर जो डीरेगुलेट कर रहे हैं उस तरीके से जो सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है एक्ट की वजह से, तो ये चीजें आप लोगों को सुधारनी पड़ेगी। अगर किसानों के लिए लेकर आ रहे हैं और किसानी से खुश नहीं है और वो प्रोटेस्ट करें, तो यहां से इनको साइड में फेंको ना उठा के, क्यों आप लोग इनको इतना आगे लेकर आ रहे हैं? इसी के साथ में अटेम्प्ट किया जा रहा है, यहां पर ये बोला जा रहा है कि यहां पर किसान भी ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए काम नहीं हो रहा है, ये प्राइवेट प्लेयर के लिए काम हो रहा है, ताकि उनको सस्ता अनाज मिल सके, उनको सस्ते आलू मिल सके, वो अपना बिजनेस आगे चला सके। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम किया जा रहा है, ना कि एपीएमसी मंडीज के लिए काम किया जा रहा है। तो किसानों का ये जो डर है, ये हो सकता है आने वाले टाइम में ये वाजिब नजर आए सामने, अभी हम लोगों को चीजें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बातें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और ऐसे टाइम पर ये प्रोटेस्ट चला है जब कंट्री में कोरोना वायरस देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से लॉकडाउन भी लगा, सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है, लोगों की जॉब जा चुकी है, इनकम जो है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है, फिर खत्म हो चुकी है। तो आप लोग यहां पर ऐसे टाइम पर यहां पर ऐसे एक्ट लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ये क्या सही है? क्या इसी के लिए लोग जो है आज ही यही दिन देखने के लिए लोग यहां पर लोगों को चुनकर भेजते हैं? तो यहां पर ये गलत तरीका है बिल्कुल। एग्रीकल्चर में उनको यहां पर प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पा रहे हैं, इंक्रीज खासकर अगर बात करें शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो प्राइस जो वेरिएबिलिटी है। देखिए किसानों से तो खरीदा जाता है यहां पर, अगर 1 रुपए केजी, 2 रुपए केजी, 3 रुपए केजी मार्केट में लेकर जाता है इसको 30, 40, 50 रुपए केजी। तो किसानों का क्या फायदा हुआ जिन्होंने ये काम किया है? उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की जो यहां पर ये अनप्रेडिक्टेबल जो आर्बिट्रेरी यानी कि गलत पॉलिसी निकल कर आ रही है, ये सही नहीं है। इनको चेंज करना चाहिए और फ्यूचर में किसानों के हिसाब से काम करना चाहिए। उन्हीं के लिए सामान ला रहे हैं तो उनसे पूछो तो सही कि आप लोगों को ये चाहिए नहीं चाहिए, सही है या फिर गलत है। और जहां पर उनको डर लग रहा है वहां पर उनके डर को आप लोग दूर कीजिए। प्राइस में स्टेबिलिटी यहां पर लेकर आइए जो नहीं देखने को मिलती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप लोग फोकस देकर चलिए। 23 क्रॉप यानी कि 23 फसल ऐसी है जो हमारी कंट्री में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, पर लेकिन दिया जाता है बोलने के लिए। रियलिटी में ग्राउंड पर जाकर देखोगे तो इनको प्रोक्योर नहीं किया जाता प्रॉपर वे में इतना जितना बोला जाता है। इसी के साथ में हमारी कंट्री में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आनी चाहिए जो कि काया पलट करे, जो यहां पर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चैलेंज है, उनके चलते हम लोग उनको सुधार सकें। फिजिकल सपोर्ट यहां पर मिलनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट अपना हाथ खींच रही है, प्रॉपर सपोर्ट ही नहीं दे रही है किसानों को। इनकी फार्मर की इनकम डबल करने की बात तो बोलती है, पर लेकिन ये क्या ख्वाबों में सपनों में डबल की जाएगी इनकम? रियलिटी में इनकम डबल होगी या नहीं होगी? तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझनी पड़ेगी, क्योंकि रियलिटी में इनकम डबल तभी होगी जब आप लोग उसके लिए काम करेंगे। पर लेकिन अगर ढंग से देखा जाए तो कोई ऐसे स्टेप उठाए नहीं जा रहे हैं इस पर्टिकुलर काम के लिए। और इसी से रिलेटेड आज का एक कार्टून भी आप लोगों के सामने यहां पर कंडीशन जो देखने को मिल रही है कि किसानों की क्या खस्ता हालत हो रखी है, किस तरीके से किसान फ्रस्ट्रेट यहां पर हो रहे हैं। तो इसको भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो 30 से 40 या 40 से 50 शब्द आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया? सबसे पहले एक क्वेश्चन देखी, मैं बेस्ट क्वेश्चन ये आप लोगों को कर रही है। बाकी मॉर्निंग में जरूर उठिए। देखिए चैलेंज है एक तरीके से, ऐसा आसान होता तो सब उठ जाते ना। अगर जॉब लेना आसान होता सबके हाथ में जॉब होती है यार, कुछ तो दिक्कत होगी ना, इसीलिए यहां पर लोग जो इतना उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
तो इसलिए हर एक चीज में चैलेंज है, जो चीज आप लोगों को चैलेंज करेगी वही आप लोगों को चेंज करेगी, तो उससे डरिए मत, ठीक है। बाकी हम लोगों ने डिटेल में समझा, यहां पर ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, जो कि चाइना और इंडिया के बीच में क्या क्या कंडीशन चल रही है, काफी सारी चीजें काफी डिटेल में हम लोगों ने समझी, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट जो आर्टिकल था हम लोगों ने यहां पर समझा पोल्यूशन के बारे में, तो डिटेल में समझा क्या क्या चीजें हमारी कंट्री में हो रही हैं, काफी डिटेल में हम लोगों ने इसको जाना। नेक्स्ट आर्टिकल जो था यहां पर मार्क जुकरबर्ग के साहब के बारे में हम लोगों ने जाना, क्या कंडीशन चल रही है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इनकी देखी। नेक्स्ट आर्टिकल जो था यहां पर ये बात कर रहा है हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर में जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में कई सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर भी जानी। इसके अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल था यहां पर ये किसके बारे में था, ये नर्सिस के बारे में था। तो ये जो साल है ये इंटरनेशनल ईयर फॉर नर्सिस एंड मिडवाइफ, ये जरूर आप लोग याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर यहां तक लेक्चर देख लिया और लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। तो टोटल मिलाकर आप लोग जो भी लेक्चर देखते हैं या तो लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए, एक चीज आप लोग छांट लीजिए, चूज कर लीजिए। और बाकी अगर पसंद नहीं आ रहा है तो बताइए कमेंट बॉक्स में पसंद क्यों नहीं आ रहा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में और यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।